हेलो स्टूडेंट, देखिए हमने आपको पिछले वीडियो में दाब प्रेशर के बारे में आपको समझा दिया था। इसके बाद अब आगे आपको समझना है। देखिए वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है? देखिए पृथ्वी के चारों ओर तथा कई किलोमीटर ऊपर वायुमंडल, कई किलोमीटर ऊपर वायुमंडल तथा वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझेंगे कि हम जहां पर रहते हैं तो हमारे पृथ्वी में चारों ओर वायु है और कई काफी किलोमीटर ऊंचाई तक, लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक वायु फैली हुई है। एहसास हमें लगभग 10-12 किलोमीटर होने लगता है, लेकिन 18 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। तो वायुमंडल के कारण से एक दाब लगता है, प्रेशर लगता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हर वस्तु की सतह पर लगता है कि हम आप रहते हैं तो हमारे ऊपर भी उतना प्रेशर लगता है। कोई भी मकान है, घर है, पेड़ पौधे, सब पर प्रेशर लगता है, पर एहसास नहीं होता। उसका भी कारण होता है, वो हम आपको समझाएंगे। तो देखिए वायुमंडल के कारण से जो वायु है, वायु के कारण से प्रत्येक वस्तु पर एक प्रेशर लगता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको वायु दाब कहा जाता है, एयर प्रेशर बोलते हैं। शॉर्ट में इसको संक्षेप में वायु दाब बोला जाता है। तो ये हो गया देखिए वायुमंडलीय दाब। अब इसके बाद एक प्रमाणिक वायु दाब किसे कहते हैं? प्रमाणिक वायु दाब, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एयर प्रेशर। अब देखिए प्रमाणिक वायु दाब क्या होता है कि समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। इसका मान इतना 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे प्रमाणिक वायु दाब कहा जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जो वायु दाब नापने के लिए जो यंत्र होता है, बैरोमीटर जिसको बोलते हैं, तो बैरोमीटर यदि हम समुद्र के किनारे पर ले जाएं, समुद्र तल पर ले जाएं, तो वहां पर बैरोमीटर में एक लाइन होती है जिस पर पारा भरा हुआ होता है और उसमें पैमाने लिखे होते हैं। लगभग 75 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 77, 78, 79, 80, जिस प्रकार से आपके पास पटरी होती है उसी प्रकार से उसमें स्केल बना होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम समुद्र के किनारे, समुद्र तल पर उसको नापते हैं तो वो जो पारा होता है उसमें 76 सेंटीमीटर दर्शाता है पाठ्यांक को, यानी कि 76 सेंटीमीटर पर डिनोट करता है, वो प्रदर्शित करता है। तो जिसको हम प्रमाणिक वायु दाब कहते हैं। ठीक है, अब प्रमाणिक वायु दाब वो होता है और इसका जो मान होता है 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे ही प्रमाणिक वायु दाब कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है यूज ऑफ एयर प्रेशर, ये वायु दाब का उपयोग। अब देखिए वायु दाब का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है? जैसे आपने देखा होगा जल पंप, साइकिल पंप आदि को बनाने में वायु दाब का उपयोग किया जाता है। जल पंप का मतलब आप जहां पर रहते होंगे तो आपके चारों ओर या आसपास कहीं ना कहीं पर हैंडपंप आपने देखा होगा। अब देखिए हैंडपंप में क्या है कि पानी तो करीब पता चला कि 70 फुट, 80 फुट, 90 फुट, जहां पर जैसे मतलब वाटर लेवल है उस हिसाब से पानी उतना नीचे होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो हैंडपंप होता है उसमें एक वाल्व डला होता है। तो जब हम हैंडपंप से, उसका कहने का मतलब हैंडल को ऊपर नीचे करते हैं तो वायु को प्रेशर लगता है, तो जो जल होता है वो ऊपर खिंचता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इंजेक्शन देखा होगा, सभी को लगा होगा इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है, सुई से इंजेक्शन में दवा को भरता है तो उसको खींचता है पहले, और खींचने के बाद फिर व्यक्ति के हाथ पे लगा के उसको प्रेशर करता है, दबाता है। दबाने से क्या होता है, हवा का प्रेशर लगता है, जिसके कारण से जो उसके अंदर लिक्विड होता है वो मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाता है। तो आपने एहसास किया होगा, तो उसको बोलते हैं हम, कहने का मतलब वायु दाब होता है। इसी प्रकार से वायु दाब का जो उपयोग होता है वो जल पंप में भी किया जाता है। साइकिल पंप, आप सभी ने घर पर साइकिल से हवा भी भरी होगी, जो साइकिल होता है, साइकिल का टायर, तो आपने साइकिल पंप देखा होगा, उसमें फिट कर दिया और उसके बाद हमें हाथ से प्रेशर देना पड़ता है। तो वाल्व जो होता है नीचे की ओर जाता है और एक हवा का प्रेशर लगता है, जिस कारण से हवा उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो जल पंप और साइकिल पंप इनको बनाने में वायु दाब का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। टॉपिक नहीं, ये कहने का मतलब वायु दाब का मात्रक होता है। अब देखिए वायु दाब का मात्रक जो होता है वो बैरोमीटर होता है, यानी बैरोमीटर की सहायता से वायु दाब को नापा जाता है। कि ये मशीन होती है, यंत्र होता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें पारा भरा हुआ होता है, इसमें जो है पारा भरा हुआ होता है, और यदि पारा 76 सेंटीमीटर से ऊपर रहता है, यह अनुमान लगाया जाता है कि आंधी या तूफान की संभावना है। देखिए हमने यहाँ पर अभी आपको वायु दाब के बारे में पढ़ाया था, वो बैरोमीटर के बारे में पढ़ाए थे। तो ये वायु दाब नापने की एक मशीन होती है, यंत्र होता है। जैसे हमें बुखार आ जाता है तो हम थर्मामीटर से नापते हैं। ठीक है, हमें वजन को नापना है तो हम तराजू से, इलेक्ट्रॉनिक कांटा से नापते हैं। इसी प्रकार से वायु दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। तो इसमें क्या होता है, पारा भरा हुआ था, हमने आपको पहले ही बताया, और यदि पारा
76 सेंटीमीटर पर है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि मौसम एकदम साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। और 76 सेंटीमीटर से ऊपर है, ठीक है, तो आंधी या तूफान की संभावना होती है। और 76 सेंटीमीटर पर मौसम सामान्य रहता है। अगर पारा 76 सेंटीमीटर पर है तो मौसम एकदम सामान्य रहता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक है घनत्व। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में डेंसिटी। अब देखिए घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी उस वस्तु का द्रव्यमान कितना, उसमें कितना पदार्थ उपस्थित है। द्रव्यमान को दूसरे शब्दों में भार कह सकते हैं, ठीक है, कितना उसका आयतन है कितना। और किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन, ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। इसे डी से डिनोट किया जाता है। घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, डी से, डी फॉर डेंसिटी, इसलिए इसको डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया कि D बराबर m अपॉन वी। m का मतलब वस्तु का द्रव्यमान और v का मतलब है वॉल्यूम। m का मतलब मास और v का मतलब वॉल्यूम यानी वस्तु का आयतन। और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो जो घनत्व है उसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये होता है इसका मात्रक, घनत्व का मात्रक, ठीक है। अब देखिए जब ये डेंसिटी हो गया, इसके बाद अगला टॉपिक है आपेक्षिक घनत्व। इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अब आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है, तो इसमें हमने लिखा कि जो किसी वस्तु का घनत्व है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व यानी वस्तु के घनत्व में 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व है उसका भाग दे दिया जाए तो आपेक्षिक घनत्व प्राप्त हो जाता है। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस का यूज क्यों किया जाता है, 5 डिग्री का क्यों नहीं किया जाता, 3 डिग्री सेल्सियस का क्यों नहीं किया जाता। तो देखिए जल में एक विशेषता होती है, जो जल होता है आपने पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु ऊष्मा पाकर फैलती है, ठीक है, और ठंडा होने पर सिकुड़ती है। पर जल में थोड़ा सा उल्टा होता है। अब कैसा उल्टा होता है कि जैसे हम जल को गैस पर रखेंगे, गर्म करेंगे, तो जब तक जल का टेम्परेचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री तक पहुंचता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक जल सिकुड़ता है। क्या होता है, सिकुड़ता है, ठीक है। और इसके बाद जब 4 के बाद 5 हो जाता है तो फिर जल फैलना चालू कर देता है, उसका आयतन फैलना मतलब फैलता है, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है इसका आयतन जो होता है न्यूनतम होता है और घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। तो किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व होता है कि वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक है उत्प्लावन बल, ब्यूयेंट फोर्स। अब देखिए बहुत मोस्ट टॉपिक है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूयेंट फोर्स। उत्प्लावन बल बहुत मोस्ट चीज है ये, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान समझिएगा। अब उत्प्लावन बल होता क्या है, हमने यहाँ पे लिखा कि किसी वस्तु को द्रव में डुबोने पर वह अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाती है। यही कारण है कि वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। अब देखें आपने महसूस किया होगा कि जैसे हम किसी तालाब में नदी पर हैं और कहने का मतलब घर पर भी हैं, ठीक है, बड़ा टब है हमारे पास, तो हम उसमें किसी वस्तु को डुबोएंगे। अब जब कोई वस्तु जल में डाली जाती है, किसी द्रव में डाली जाती है, तो वो क्या होती है कि जितना उसका आयतन है, जितना उसका भार है, वो अपने भार के बराबर जल को हटाएगी। जैसे आप कहने का मतलब अगर हम आप प्रयोग करें कि घर पे एक बाल्टी लें और बाल्टी में एकदम पूरा फुल पानी भर दें, ठीक है, अब पूरा फुल पानी भर दें और इसके साथ साथ हम कोई एक कहने का मतलब एक ठोस पदार्थ ऐसा लें, ठीक है, कि कोई एक ईंट लें या जो गुम्मा की ना हो, सीमेंटेड ईंट हो जो पानी को सोखे नहीं, या कोई लोहे का कहने का मतलब बर्तन लें, बॉल लें और उसको हम पानी में डाल दें धीरे से, ठीक है। अब पानी में एकदम आराम से डालेंगे तो जितना उसका आयतन है वो उतना पानी बाहर फेंक देगी। मतलब कहने का मतलब जितना उसका आयतन है वो अपने आयतन के बराबर जल को हटाएगी। अब पानी एकदम भरा था तो वो बाहर फेंकेगी, ठीक है। इसी प्रकार से नदियों में, तालाबों में होता है कि हम आप अगर नदी में तैर रहे हैं, जितना हमारा आयतन है हम आप आयतन के बराबर जल को हटाएंगे, ठीक है। तो जब हटाते हैं तो क्या होता है, उस वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। अगर आपने कभी कुएं से पानी खींचा हो तो देखिए बाल्टी जब कुएं के अंदर जाती है तो कुएं के अंदर जाती है, जैसे हम बाल्टी को और डुबोते जाएं, ठीक है, और फिर खींचेंगे तो बाल्टी में हल्की लगती है और बाल्टी जैसे ही जल से ऊपर आएगी तो हमें फिर से भारी लगने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी वस्तु में जब द्रव में डुबोया जाता है तो अपने आयतन के बराबर द्रव को हटाती है। इसी कारण से वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। अब देखिए कमी तो महसूस हो गई,
अब उत्प्लावन बल क्या होता है? जब कमी महसूस होती है तो जैसे ही कोई वस्तु जब जल में डुबोई जाती है तो जल के माध्यम से वस्तु की ओर एक ऊपर की ओर एक बल लगता है। जैसे क्या होता है कि जब कोई कहने का मतलब तैराक है जो तैरना जानता है और जल पे अचानक से तालाब में नदी पर अचानक से डूबता है या कूदता है, तो जैसे ही उसने जल पर नीचे की ओर बल लगाया तो जल भी उसको एक बार ऊपर की ओर फेंकेगा। ठीक है, तो जब कोई वस्तु जल पर डुबोई जाती है तो जल द्वारा वस्तु की ओर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। ऊपर की ओर क्या होता है? एक बल कार्य करता है, और ऊपर की ओर जब जो बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हर एक वस्तु के साथ होता है कि अगर हम तालाब में नदी में तैर रहे हैं या कोई वस्तु भी फेंक रहे हैं तो एक बार जल उसको ऊपर की ओर ढक्का देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे नीचे वो वस्तु धीरे धीरे चली जाएगी अगर वो जल में डूब रही है। अब देखिए, तो ये हो गया उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के बाद अगला टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये भी बहुत मोस्ट है जो पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, अगर आपको कोई डेफिनेशन एक बार में या दो बार में समझ में नहीं आती तो आप लोग वीडियो रोककर दोबारा देख लीजिए। दोबारा देख लेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? बहुत मोस्ट है और पेपरों में अधिकतर पूछा जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत, जब किसी वस्तु को जल में या द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। वस्तु के भार में आई हुई यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज के सिद्धांत कहते हैं। अब पेपर में देखते एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि समुद्री जहाज पानी में नहीं डूबता। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि क्या कारण है लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि समुद्री जहाज पानी में नहीं डूबता। देखिए, लोहे की कील अगर जल में डाली जाएगी तो वो अपने आयतन के बराबर, अपने भार के बराबर जल को नहीं हटा पाती है। तो चूंकि ठोस होती है उतना भार जल नहीं हटा पाती है तो इसलिए पानी में डूब जाती है। जो समुद्री जहाज होता है उसकी बनावट इस प्रकार से बनाई जाती है कि जितना उसका आयतन है, यह कहने का मतलब जितना उस समुद्री जहाज का भार है वो अपने भार के बराबर पानी को हटाता है। कहने का मतलब भार के बराबर पानी को हटा लेगा और इसके कारण से वो सतह पर तैरता हुआ चलता है। ठीक है, तो जो वस्तु अपने भार के बराबर जल को हटा लेगी वो पानी में तैरेगी, और जो वस्तु अपने भार के बराबर जल को नहीं हटा पाएगी वो पानी में डूब जाएगी। ठीक, तो ये इसका कारण हो गया। अब देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक है प्लवन, जिसको बोलते हैं फ्लोएशन, तैरना। अब तैरने के कुछ सिद्धांत हैं। तो प्लवन होता क्या है? प्लवन का मतलब होता है तैरना। जैसे हमने क्या किया कि मान लिया है कि माना किसी वस्तु का हवा में भार जो है वो W मान लिया हमने। हवा का मतलब जैसे हम लोग हवा में ही तो रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, तो घर मकानों पर जरूर रहते हैं, लेकिन एक प्रकार से वायुमंडल पर है। तो हमने मान लिया कि किसी वस्तु का जो हवा में वायुमंडल में भार है वो W है, तथा उस वस्तु को जब जल में डुबोया जाता है तो जल द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल, उसको हमने मान लिया W'। क्या मान लिया? W', ये मान लिया हमने। तो अब देखिए, तो जब क्या होता है, एक कंडीशन है कि यदि हम किसी वस्तु को जल में डुबो रहे हैं तो जो हवा में उस वस्तु का जितना भार है, यदि हवा में वस्तु का भार जो है ज्यादा है और प्लवन बल कम है, उस वस्तु पर लगाया गया उत्प्लावन बल कम है, यानी कि वस्तु का भार ज्यादा है और प्लवन बल कम है, तो वस्तु जो होगी वो पानी में डूब जाएगी। क्या हो जाएगी? पानी में डूब जाएगी। ठीक, अब यदि जो वस्तु का भार है, जितना भार है उसने अपने भार के बराबर जल को हटा लिया, यानी वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है, वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है, तो वस्तु पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। डूब तो जाएगी लेकिन तैरेगी। अब डूबी हुई तैरने का मतलब क्या होता है? आपने कभी अगर बर्फ को अपने पानी पर फेंकिएगा, या घर पर देखें आप किसी टब में रखें और एक बर्फ का या 2 टुकड़े लें या 1 टुकड़े लें और उसको टब में डालें, तो बर्फ का टुकड़ा क्या होगा? पूरा डूब जाएगा लेकिन तैरेगा। डूबने का मतलब जमीन की सतह में नहीं जाएगा, वो क्या होगा? पूरा डूबता हुआ तैरेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो अपने आयतन के बराबर भार को हटाता है। ठीक है, यानी जितना बर्फ का भार होता है और प्लवन बल दोनों बराबर होते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी जैसे बड़ी बड़ी समुद्रों में आइसबर्ग होते हैं, समुद्री चट्टानें होती हैं तो जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं उस पर बर्फ की चट्टानें होती हैं। तो बर्फ की चट्टानें होती हैं, जो समुद्री जहाज होते हैं चलते हैं उनको पता नहीं चलता, वो चट्टान से टकरा जाते हैं, तो वो चट्टानें ऊपर दिखाई नहीं देती हैं क्योंकि वो चट्टानें पूरी डूब जाती हैं और डूबने के बाद तैरती हैं। मतलब पूरा नहीं डूबती लेकिन सतह पर पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर बर्फ है कि नहीं है। जब उसके ऊपर चलेंगे या सामने टकरा जाएंगे तभी एहसास होता है। तो वस्तु क्या होती है? डूबी हुई तैरेगी। और यदि ऐसी कंडीशन हो कि वस्तु का भार वो कम है और प्लवन बल अधिक है, कि वस्तु का भार जो है लेस देन है यानी कम है और प्लवन बल अधिक है,
तो वस्तु जो है पानी की सतह पर तैरेगी, मतलब डूब कर नहीं तैरेगी, उसकी परत पर, सतह पर तैरेगी। ठीक है, अब देखिए सतह पर तैरेगी। ठीक, अब देखिए आपने अगर, जैसे आप लोग अगर तैर लेते हो या आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम आप पानी पर तैरते हैं तो पानी पर तैरते हैं तो जो अच्छा तैराक होता है तो वो क्या होता है, अपने कहने का मतलब भार के बराबर ज़्यादा जल हटाता है। तो जो व्यक्ति अपने भार के बराबर जितना ज़्यादा जल हटा सकेगा वो उतना अच्छा तैर लेगा, उतना अच्छे तरीके से तैरेगा। कुछ व्यक्ति एकदम पानी की सतह पर भी तैर लेते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो तैरते तो हैं पर उनका सिर ऊपर निकला होता है, बाकी शरीर नीचे डूबा रहता है। ठीक है, तो ये सब इन्हीं कंडीशन के कारण से होता है। अब देखिए अगला टॉपिक है प्लवन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोएशन। ठीक है, अब देखिए प्लवन का सिद्धांत क्या होता है। तो प्लवन का सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है, कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है, जो वस्तु का भार है, वस्तु अपने भार, कि जब किसी वस्तु जल में डुबोया जाता है तो अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है। ठीक, कि अपने भार के बराबर द्रव को हटाती है। इस स्थिति में वस्तु डूबी हुई तैरती है। यानी कौन सी कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन, कि इस स्थिति में वस्तु सतह पर, वो पानी की सतह पर डूबी हुई तैरती है। इसे हम प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए एक टॉपिक है द्रव का भार, वो द्रव का दाब, प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब द्रव का दाब क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला में याद रखना है, P बराबर HdG, P बराबर HdG, जहां पर P है द्रव का प्रेशर, ये जल का दाब। ठीक है, और इसके बाद जो H है वो जल स्तंभ की ऊंचाई है, D है जल का घनत्व, और G गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो इस प्रकार से ये टॉपिक आज का कंप्लीट होता है और इसी के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब इसकी आपकी एक्सरसाइज चलेगी और इसके बाद नया चैप्टर चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर द लविंग सपोर्ट। और अभी तक हमारा रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया और उनको पढ़ने में समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।